जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एम एग्रीडन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम एग्रीडन नर्सिंग इंस्टीट्यूट ने आप सभी के लिए पीएटी जो कि आपकी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम है, इसके पीवाईक्यू की एक टेस्ट सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में आपको हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ पीसीएमबी और क्रॉप एनिमल साइंस में हम इसके जो पीवाईक्यूज हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इनको हम एक ऐसे फॉर्म में ला रहे हैं जिससे कि आप इनको आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसी सीरीज में हमारा एनिमल साइंस का 2024 की 9 जून में जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि गैलिड हर्पीज वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। गैलिड हर्पीज वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, मतलब किस बीमारी के लिए गैलिस हर्पिस नाम का जो वायरस है ये जिम्मेदार होता है। तो एक लिखा हुआ है आपकी मोरेक्स डिसीज, रानीखेत, गॉट और फाउल पॉक्स। वैसे रानीखेत भी आपको किससे होता है भैया? वायरस से होता है, जो न्यूकास्टल नाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मेनली गैलिस हर्पिस से होने वाली बीमारी है वो कौन सी है आपकी? मोरेक्स डिसीज जो होती है किससे होती है? गैलिस हर्पिस नाम के वायरस से होती है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ दोस्तों की ये फरमाइश होती है कि सर हर ऑप्शन को आप समझाइए। हर ऑप्शन को समझाने में अपने पास में 50 क्वेश्चन होते हैं। हर ऑप्शन को यदि हम समझाएंगे तो उसमें क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाता है। इसीलिए अपन उसको क्या करते हैं कि एक सही तरीके से ऑप्शन, और कुछ ऑप्शन को समझते भी हैं लेकिन आंसर सीधे अपन उसके देखते चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सेड बिफोर ब्रूडिंग डज नॉट इंक्लूड, है ना, ब्रूडिंग से पहले सेट की तैयारी में क्या शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों कीटनाशक का छिड़काव, ब्रूडिंग से पहले अपने को कीटनाशक का छिड़काव तो क्या होता है भैया? करना पड़ता है। एलिमिनेटिंग ऑफ रोडेंट्स एंड वाइल्ड बर्ड्स, मतलब कृंतक में आपके चूहे भी आ सकते हैं ना, और जंगली पक्षियों का उन्मूलन करना, ये भी हमें करना होता है। किसके पहले भैया? ब्रूडिंग सेट को तैयार करने के पहले। एक है रिमूवल ऑफ खरपतवार या वीड्स। ठीक है, मतलब जो वीड्स होते हैं इनको हटाना भी क्या होता है? इसके प्रोसेस में आता है। लेकिन जो लास्ट वाला है स्प्रेडिंग ऑफ मैन्योर लेटर एंड फीदर ऑफ द सेड, मतलब कि खाद, कूड़ा और पंख फैलाना, ये सभी इसमें नहीं आते। ये क्या होती है? बाद के प्रोसेस में आते हैं। ये तीनों पहले की प्रोसेस है। बाकी चौथा वाला जो ऑप्शन है आपको किस में आता है? लास्ट वाली प्रोसेस में आता है। इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ये सेड में खाद, कूड़ा और पंख फैलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द एग टाइप बर्ड्स आर रेयर्ड फ्रॉम वीक ऑफ द एज ग्रोवर हाउस, मतलब किस आयु से इन पक्षियों को, अन्य प्रकार के पक्षियों को पालना चालू करते हैं? किसमें भैया? ग्रोवर हाउस में। तो भाई साहब वो कौन होता है आपका? 9 से 18 सप्ताह के जो पक्षी होते हैं इनको अपन पालना चालू कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। What should be the maximum moisture constant in mass provided to poultry, मतलब पोल्ट्री जो होती है भैया मुर्गी पालन के लिए जो मक्का हम देते हैं इसमें अधिकतम नमी कितनी होनी चाहिए? मुर्गी पालन के लिए क्या होता है, जो मुर्गी होती है इसको मक्का खिलाई जाती है। मक्का में भी जो येलो मेज होती है, कौन सी आपकी? येलो मेज जो होती है इसको भैया बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसको अपन बेस्ट मानते हैं। तो उसमें नमी की मात्रा कितना होना चाहिए? तो नमी की मात्रा दोस्तों उसमें कितनी होती है आपकी? 10% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द ओवरहैंग ऑफ द पोल्ट्री हाउस रूफ शुड नॉट बी लेस देन फीट, मतलब पोल्ट्री हाउस की छत का छज्जा होता है क्या भैया? पोल्ट्री हाउस की छत का छज्जा होता है कितने फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए? तो आंसर रहेगा आपका 3.5 फीट। कितने फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए भैया? 3.5 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैम फाउल, मतलब किस पक्षी को खेल पक्षी के रूप में जाना जाता है ना? खेल पक्षी के रूप में किस पक्षी को जाना जाता है? तो पक्षी का नाम है दोस्तों कौन सा? बुसरा। सॉरी, बुसरा आपका क्या होता है भैया? इसे हम खेल पक्षी नहीं कहते, इसे हम गेम बर्ड के नाम से नहीं जानते, लेकिन बुसरा को हम किसी नाम से जानते हैं। तो इसके जो पक्षी होते हैं कुड़क के रूप में, ब्रूडर के रूप में भी इनका उपयोग अपन करते हैं भैया। कुड़क मदर के रूप में बुसरा के पक्षियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अपने को भी आंसर किसका चाहिए भैया? खेल पक्षी का। तो खेल पक्षी आपका कौन होता है? अस्सील।
असील क्या है आपका? खेल पक्षी है, ठीक है। इस शब्द को ध्यान से लीजिएगा, ठीक है, असील लिखा हुआ है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला है आपका व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैचिंग दी एग्स। अंडों को सेने की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है अंडों को कितनी बार पलटा जाता है, कितनी बार पलटने का कार्य किया जाता है, उसे हम आवृत्ति के नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति कितनी होना चाहिए भैया? 2 टाइम्स, गलत। 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, गलत। 8 टाइम है गलत, मतलब एक दिन में 8 टाइम नहीं करते हैं, 6 टाइम भी नहीं करते, लेकिन 4 टाइम करते हैं। तो एक दिन में 4 बार जो आवृत्ति, मतलब पलटना ही क्या होता है भैया, इसकी आवृत्ति मानी जाती है अंडों को सेने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मुर्रा किसकी नस्ल है? मतलब मुर्रा इज द ब्रीड ऑफ, तो किसकी नस्ल होती है भैया? गाय की नस्ल मुर्रा होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि गाय की नस्ल तो अपनी बात करें तो साहिवाल होती है ना, सिंधी होती है, गिर होती है, और आपकी देवनी होती है, जिनको अपन भैया किस नाम से जानते हैं? दुधारू गायों के नाम से, या मिल्क ब्रीड से ऑफ गॉड काऊ के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब ये तो दुधारू नस्ल है गाय की। लेकिन नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन मुर्रा की, तो मुर्रा किसकी नस्ल होती है भैया? बफेलो की, जो कि सबसे अच्छा दूध देने वाली नस्ल के नाम से जानी जाती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो कट ही गए, राइट आंसर आपका क्या होगा? बफेलो होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भैया अपन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विच टाइप्स ऑफ डक आर जनरली फाउंड इन हाउस हाउस होल्ड इन आंध्र प्रदेश? के आंध्र प्रदेश के घरों में आमतौर पर किस प्रकार की बतख पाई जाती है? आमतौर पर कौन सी बतखें पाई जाती है, ठीक है। एक मैंने ब्रीड का नाम भी बताया था आपको, पंगानूर ब्रीड। कौन सी? पंगानूर ब्रीड का नाम बताया था, जो कि स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ काव है, ठीक है। कैसी ब्रीड भैया? स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ काव। अब इस ब्रीड में क्या भैया, इसकी जो हाइट होती है क्या होती है? सबसे कम हाइट है। कैसी है? सबसे कम इसकी हाइट है। यूट्यूब पर कभी कभार यूट्यूब चलाते चलाते अचानक से छोटे से बच्चे आ जाते हैं, सामने काफ आ जाते हैं। वास्तव में वो जो ब्रीड होती है किसकी होती है? आपके पंगानूर ब्रीड होती है, जो कि आंध्र प्रदेश के पंगानूर जो वो जगह है, वहाँ इसको तैयार किया गया है। सीधी बात है, वहां पे से क्रॉस को क्या है भैया, तैयार किया गया था, डेवलप किया गया, इसीलिए इसको पंगानो नाम ही दे दिया गया। तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ही ये हुआ, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे भैया। आंध्र प्रदेश से हमने देखा था जो 2024 है ना, 2024 का जो अपन ने देखा था भैया सेकंड शिफ्ट का पेपर 8 जून का, उसमें भी आंध्र प्रदेश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें भी आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन उठे हैं। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन को अपने को ज्यादा इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर नहीं बताया अभी मैंने। इसका आंसर क्या रहेगा भैया, कि आंध्र प्रदेश के घरों में, आंध्र प्रदेश के घरों में काली तोंद वाली बतख नहीं पाली जाती। इनने पूछा कौन सी पाली जाती है, तो भैया क्या रहेगा इसका? नन ऑफ दिस आंसर रहेगा, ये वाली तो नहीं पाली जाती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल कुत्ता, मतलब कुत्ते की कौन सी भारतीय नस्ल है कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपसे बोलना था कि वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं, है ना, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और ये जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे आंसर देने के पहले ये चारों ऑप्शन आपके सामने होते हैं, क्वेश्चन सुन लीजिए करें हमसे, या फिर खुद पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, और इन चारों में से कोई सा एक जो राइट आंसर है उसे आप देने की कोशिश किया करें, क्योंकि यदि आपने वही आंसर बताया जो कि हम राइट बताने वाले हैं, तो उससे इसका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और वो क्वेश्चन और आंसर आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वो आपको अचानक से याद रहेगा नहीं, उस टाइम पे क्लास टाइम पे मैंने इसका आंसर सीधे सीधे दिया था। तो ऐसा किया करिए ताकि आपका क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, साथ ही साथ आपकी जो माइंड की कैचिंग पावर है वो भी बढ़े, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर आपको हमसे पहले कमेंट करने हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है भैया? तो इसमें पंडी कोना, क्या पांडी कोना जो नस्ल है, ये कुत्ते की नस्ल है, जो कि भैया कहाँ पर पाई जाती है? आपके अपने मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 2009 और 10 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मांस उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है? वापिस वही बात आ गई, मैंने बोला था 2024 में 8 जून वाली जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा पूछा गया था, फिर वापिस आपसे आंध्र प्रदेश उसने पूछ लिया कि कौन है सबसे बड़ा राज्य मांस उत्पादन में, तो भैया कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश है। किस डाटा के अनुसार भाई साहब? 2009-10 के। हम देखते हैं करंट से डाटा उठा रहा है इसमें, 2009-10 वाली जो जन वो थी डाटा, उसके अकॉर्डिंग इसने पूछ लिया कि क्या आपसे कितना मतलब मांस उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ठीक है। तो ये अपने को उस चीज पे नहीं जाना है कि यार
कौन सा डाटा करंट का नया है, नए डाटा से आता है क्वेश्चन, लेकिन पुराने डाटा से क्वेश्चन भी अपने को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेयरी फार्मिंग से मतलब डेयरी साइंस से है, जिसमें लिखा हुआ भैया निम्नलिखित में से कौन सी डेयरी फार्मिंग विधि दुग्ध उत्पादन, दुग्ध पान लिखा हुआ है, दुग्ध उत्पादन होता है, क्या होता है भैया, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन कराने वाले पशुओं का पालन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेयरी फार्मिंग मेथड इज परफेक्ट फॉर रियरिंग लैक्टिंग एनिमल्स, मतलब जो दुग्ध उत्पादन करने वाले पशु होते हैं इनके लिए कौन सी डेयरी फार्मिंग मेथड सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो भाई साहब वो कौन सी मेथड है आपकी, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग की बात कर रही है, तो क्या होगा, विशिष्ट खेती आ गई। ठीक है, दुग्ध कॉलोनियों में से कोई मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है, फैमिली काउ फार्मिंग ये तो पारिवारिक हुई, हमने बात करा डेयरी फार्मिंग की। तो डेयरी फार्मिंग के लिए भाई साहब कौन सी, कोरल डेयरी फार्मिंग मेथड जो होती है आपकी सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। ठीक है, कौन सी, कोरल डेयरी फार्मिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है द बफेलो विथ हाईएस्ट फैट परसेंटेज ऑफ फैट, है ना, परसेंटेज ऑफ फैट, इनमें से कौन सी नस्ल है जिसमें वसा प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, भैंस की नस्ल। तो भाई साहब सबसे पहले अपन देखेंगे नागपुरी, तो ये तो क्या होगी आपकी, गलत होगी। जाफराबादी ये भी आपकी गलत होगी। मुर्रा, मुर्रा की बात करेंगे तो जी हाँ हाईएस्ट होती है, क्या हाईएस्ट होती है क्या, मिल्क प्रोडक्शन में, किसमें हाईएस्ट होती है, मिल्क प्रोडक्शन में। लेकिन हमें तो क्या चाहिए भैया, फैट परसेंटेज पूछा क्वेश्चन में, तो ज्यादा बहस नहीं करते हुए भदावरी पे आ जाओ, कितने परसेंट होती है, 13%। कैसा कलर होता है, कॉपर कलर होता है। ठीक है, तांबे के समान रंग होता है, तो तांबे के समान रंग है इसका, 13% फैट, और हाईएस्ट फैट परसेंटेज होता है किसका भैया, भदावरी का। ठीक है, बाकी याद रखना मुर्रा जो होती है मिल्क प्रोडक्शन में अग्रिम नस्ल मानी जाती है। अगले की बात करेंगे, अगला क्या है, क्या 100 डिग्री से ऊपर सेल्सियस से ऊपर तापमान पर स्टरलाइजेशन प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द यूज्ड फॉर अचीव स्टरलाइजेशन अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो किसका उपयोग भैया 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर स्टरलाइजेशन करने के लिए अपन करते हैं, क्योंकि सीधे सीधे तो हम कर नहीं सकते, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए अपने पास में कुछ होना चाहिए। उसके लिए जिसका उपयोग किया जाता है भैया वाटर बाथ तो होता ही नहीं है, हम कोई खुरपका मुरपका डिसीजन नहीं हुई जब वाटर बाथ करवाएंगे, स्नान करवाएंगे, है ना, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। डिस्टिलर भी नहीं करवाएंगे, इंक्यूबेटर की काम तो भैया वहां पड़ेगा अपने को, कहाँ पे, मुर्गी पालन में। तो इसे भी छोड़ो, बात रखो किसकी, ऑटोक्लेव की, किसकी, ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव का काम होता है भैया 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर तापमान पर क्या करवाना, क्या करवाना लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन करवाने का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई साहब, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट preventing measure for excluding infection from herd of frog free salmonellosis। ठीक है, साल्मोनेलोसिस नाम की डिसीज होती है जो पोल्ट्री की डिसीज है भैया, है ना। तो ये झुंड मुक्त झुंड या झुंड से संक्रमण को बाहर करने के लिए, इनमें से ये झुंड होता है भैया, इसमें क्या होता है, इस बीमारी के कारण संक्रमण फैलता है। तो झुंड को संक्रमण से बचाने के लिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला जब संभव हो तो एक खुले झुंड वाली नीति अपनानी चाहिए। खुले झुंड वाली नीति अपनाओगे तो क्या आपकी बीमारी खत्म होगी, खुले झुंड में हर पशु एक दूसरे के संपर्क में कांटेक्ट में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जानवरों को विश्वसनीय स्रोतों से खरीदना चाहिए। 3 लगातार सप्ताह में नमूने में साल्मोनेला का नकारात्मक परिणाम रखा जाना चाहिए। नकारात्मक मतलब सीधी बात है नेगेटिव आना चाहिए कि भैया जो एनिमल है वो नेगेटिव है, जिससे साल्मोनेला बीमारी से नेगेटिव है। ठीक है, या खाद्य पदार्थ और पानी के संदूषण को एक कदम दूर रखने के लिए संदर्भ तक का नियंत्रण करना चाहिए, है ना। है इसलिए न्यूनतम बीमारी वाले स्वरों को इकाइयों में प्रवेश करने से कर्मचारियों को सुरक्षात्मक कपड़े और जूते पहनाने चाहिए। ये क्या आपकी चारों ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो कि आपको क्या कर देते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं और आपको सीधे सीधे क्या करते हैं भैया, कंफ्यूज करते हैं। तो इन क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है। ठीक है, क्वेश्चन से कंफ्यूजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सीधा इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। कहाँ पर बताओगे भाई साहब, कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसे कमेंट को सबसे ऊपर पिन किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब का, फेलियर ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिस
मतलब जो टेस्टिस होते हैं इनके अंडकोश में उतरने की जो समस्या होती है ये होना, फेल्योर क्या होता है टेस्टिस का, फेल्योर मतलब अंडकोश में उतरने में क्या आ रही है, समस्या आ रही है ना। टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम क्या होता है, अंडकोश या वृषण कोश बोलते हैं, इज नोन एज, या एक या दोनों अंडकोश का अंडकोश में उतरने में विफलता, एक या फिर दोनों ही नहीं उतर रहे, और दोनों नहीं उतरेंगे ये भाई साहब वन, तो आगे का काम ही नहीं चलेगा, कैसा, ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि क्या नहीं बन पाएगा, जो मेन प्रोडक्ट होता है वही इसमें से क्या नहीं हो पाएगा, रिलीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है भाई साहब कि आपका जो ये है अंडकोश नहीं उतर पा रहा है, एक या एक में से कोई सा भी, तो उस समय पर बीमारी जो होती है उसको हम न्यूनाटाल या नवजात जो बोलते हैं ना, आइसोरिथ्रोलाइसिस के नाम से नहीं जानते, इम्पोटेंसी के नाम से भी नहीं जानते, इनफर्टिलिटी के नाम से नहीं जानते, ठीक है, क्रिप्टोर्जिडिज्म के नाम से जानते भैया, किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टोर्जिडिज्म के नाम से, जिसको हम हिंदी में बोलते भैया गुप्त वृषणता, क्या बोलते हैं, गुप्त वृषणता। क्यों भैया गुप्त वृषणता क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि वृषण गुप्त हो गए, क्या हो गए, टेस्टिस में गुप्त हो गए, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, गुप्त वृषणता के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 17, इज द रेजिंग ऑफ एग लेइंग चिकन फॉर एग प्रोडक्शन, अंडा देने वाली मुर्गियों का अंडा उत्पादन के लिए पालन करना, भैया आपको पहले ही बताया हुआ है, पहले जब अपन इसके पहले जब अपन क्वेश्चन कर रहे थे कि कुछ चीजें होती है, कुछ जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, एनिमल साइंस में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिससे हम जानते हैं कि किस समय पर किस पशु को क्या बोलते हैं, किस पक्षी को क्या बोला जाता है, जिससे भी कुछ ले रहे हैं प्रोडक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं ये हम जानते हैं, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, लेकिन बात अंडे की चल रही है तो आंसर ब्रायलर तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रायलर कौन होता है आपका, कौन होता है भाई साहब, चिकन प्रोडक्शन करता है, क्या सर क्या काम करता है, चिकन प्रोडक्शन, सीधी बात है, मांस उत्पादन की बात आएगी तो ब्रायलर की बात करेंगे, हम डुअल फार्मिंग तो बोल ही नहीं सकते, दोहरी होती है, हम तो केवल एक की बात कर रहे हैं, एग की, किसकी, एक मतलब एग, अंडे की बात कर रहे हैं, एपीकल्चर तो ले ही नहीं सकते, मधुमक्खी, अंडे में मधुमक्खी कहाँ से, हाँ हालांकि मधुमक्खी के भी होते होंगे, लेकिन भैया यहाँ पे वो कौन कहाँ से आएगी, टपकना ही नहीं है, लेयर क्या होता है, लेयर मतलब कि अंडे का उत्पादन, लेयर क्या, अंडे का उत्पादन करने वाली जो मछली मछली होती है ना, सॉरी मुर्गी होती है, क्या मुर्गी होती है, अंडा उत्पादन करने वाली जो मुर्गी होती है उसको लेयर के नाम से जाना जाता है, चिकन प्रोडक्शन या मांस उत्पादन वाली को ब्रॉयलर के नाम से इसको भैया अपन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, द गैस्ट्रिन इन स्टोमक इज सेक्रेटेड बाय व्हिच सेल, मतलब जो आपकी क्या होती है पेट में, गैस्ट्रिन किन कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होती है ना, तो पेट के अंदर जो गैस्ट्रिन होती है भैया ये किसके द्वारा होती है, जी सेल्स, मतलब कि गैस्ट्रिन सेल्स जो होती है इनके द्वारा ही गैस्ट्रिन जो होता है भैया कहाँ, स्टोमक के अंदर रिलीज हो पाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, एक अंडाणु और इसकी सामान्य कोशिकाओं की परत को फिर मिलाकर कहा जाता है, एक साथ मिलाकर, है ना, एन ऑक्टाइट and its layer of somatic cells are then together called, मतलब अंडाणु और इसकी सामान्य कोशिकाओं को मिलाकर एक साथ क्या कहा जाता है, तो भाई साहब एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, इसका आंसर भी आपको ही देना है, और केवल इतना सा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, केवल इन दोनों में से एक आंसर है, वो ऑप्शन आपको आंसर क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ये दोनों तो मैंने बोल दिया भैया गलत है, इनको आप भी सही नहीं कर सकते और कोई भी सही नहीं करेगा। अब ये दो मैंने ऑप्शन आपको दिए, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या आपका राइट ऑप्शन है, जिसको आपको कहाँ पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका क्या है अगला भैया, कि मासिक धर्म चरण के बाद में, मासिक धर्म चरण कौन सा होता है भैया, मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिस पीरियड के चक्कर में क्या होता है भैया, यही वो चक्र होता है या फेज होता है जिसके कारण कोई भी एनिमल फीमेल एनिमल ब्रीडिंग कर पाते हैं और संतान उत्पन्न कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चरण के पश्चात आने वाले जो चरण होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, तो भैया ल्यूटियल फेज के नाम से तो हम इसको नहीं जानते, फॉलिकुलर फेज के नाम से इसको नहीं जाना जाता, सेक्रेटरी फेज के नाम से मतलब स्त्रावित चरण के नाम से भी भाई साहब नहीं जानते। अब लास्ट में एक तो बचाइए, उसमें क्या राइट लगाना, ठीक है, वर्धन चरण, किस नाम से, वर्धन चरण, प्रोलाइफरेटिव साइकिल के नाम से इसको भैया, फेज के नाम से इसको अपन जानते हैं, चरण के लिए साइकिल या फेज चक्र फेज वर्ड भी आ जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है क्या, while sperm are in the female reproductive tract they go through
मतलब जब क्या होता है भाई साहब, महिला के जनन तंत्र में स्पर्म जो होता है इसका परिवहन चलता है, ट्रांसपोर्टेशन चलता है। तो किस प्रकार वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रैक्ट दे गो थ्रू ए प्रोसेस सेल, ये किसके द्वारा जाते हैं भैया, एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरते हैं। प्रक्रिया मैंने पूरी एक बार मतलब ये थ्योरिकल क्लास है उसमें समझाई हुई है। तो प्रक्रिया क्या होती है, विच इज एसेंशियल फॉर देम, जो क्या है भाई साहब उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। टू बी केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ऑक्टाइव, मतलब कि भैया इसको बिल्कुल कैपेसिटेंस, मतलब कि उस चीज प्रक्रिया को दोहराने के लिए, उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए परिपक्व बनाने का काम करती है। उस प्रक्रिया को हम भाई साहब रेसिस्टेंस के नाम से नहीं जानते। इसका तो मतलब ही, प्रतिरोध का तो मतलब ही क्या होता है, रुकावट। और ये यदि स्पर्म में आ गई भाई साहब तो समझ लो संतान उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रतिरोध तो चाहिए ही नहीं, रेसिस्टेंस नहीं चाहिए। सस्टेनेंस, जीविका, जीने के लिए नहीं है वो चीजें, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ने के लिए तो छोड़ो। क्या, प्रोलाइफरेशन, प्रसार, क्यों भैया, काय का प्रसार करना नहीं करना, ठीक है। क्या है, कैपेसिटेंस, क्या क्षमता प्राप्ति करना, क्या होता है इसका, क्षमता प्राप्ति। आंसर क्या आएगा भैया इसका, आपका क्षमता प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब गाय होती है तो वे दूध की कीमत पर वसा बढ़ाती है। अब गाय क्या होती है देखते हैं। व्हेन काउस आर ओवरफेड देन दे टेंड टू पुट ऑन फैट एट द एक्सपेंस। जब गायों को ओवरफेड करवाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खिलाया जाता है, तो क्या हो जाती है, वसा की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई साहब, वसा की मात्रा बढ़ेगी तो दूध की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, वो बात लिखी हुई है। तो अंडर फेड, कम खिलाई में तो भाई साहब प्रोडक्शन भी कम आएगा, फेड तो आने ही नहीं ज्यादा। फेड इनफ, पर्याप्त खिलाई, पर्याप्त का मतलब केवल आप क्या, संतोषजनक खाना दे दिया, उसको पेट भर दिया। भूखी, स्ट्राउड रखोगे तो क्या भैया उल्टा मारने दौड़ेगी, दूध भी नहीं देगी, कुछ फेड भी नहीं देगी, ठीक है। तो क्या होता है, ओवरफेड। क्या होता है भाई साहब, अधिक खिलाई यदि आपने करी है तो दूध की कीमत पर वसा की मात्रा क्या हो जाती है भाई साहब, आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 वापस बड़ा क्वेश्चन आया, मतलब सीधी बात है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना पड़ेगा। देखते हैं। संकर पशुओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्या असत्य कथन पूछा भाई साहब, असत्य कथन। कई बार हम बिना कुछ देखे ही संकर पशुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कर लेते हैं। असत्य में आ को हम क्या कर जाते हैं, आम की तरह खा जाते हैं, खाना नहीं होता। द हैबिट बुल्स आर विदाउट हम्स लाइक देयर टॉरस पेरेंट्स, मतलब उनके माता पिता की तरह बिना कुबड़ वाले होते हैं। ये कथन सत्य है भाई साहब। संकर बछड़े पेट की बीमारी रिंगवर्म खाज से पीड़ित शीघ्र मृत्यु दर को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब हाइब्रिड स्टॉक्स आर लेस सस्पेक्टेबल एपिडेमिक डिसीज देन लोकल कैटल, मतलब जो लोकल कैटल होती है उनकी तुलना में क्या होते हैं भैया, ये कमजोर होते हैं। कमजोर नहीं रहेंगे भाई साहब। हाइब्रिड स्टॉक्स आर लेस सस्पेक्टेबल, ठीक है। सॉरी है ना, मैंने ये वाला पॉइंट की जगह ये पढ़ दिया, ठीक है। लेकिन इवन व्हेन दे क्रॉस ब्रीड एनिमल रिकवर दे टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिगेन देयर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि पशु क्या भैया जानवर ठीक हो गया तो उसकी सामान्य स्थिति में आने में क्या बहुत टाइम ले जाएगा। आंसर तो इसमें क्या है भाई साहब कि वही है जो कि मैं इसको एक बार आपको बोल चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर इसका रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर तो क्या है भाई साहब इसका अपना ऑप्शन नंबर सी। बोला तो था कि आपसे आंसर हम कमेंट बॉक्स में चाहते हैं, लेकिन आप ठहरे क्या, आलसी। सी क्या ठहरे, आलसी। तो आलस में क्या, आप तो सी लिखते नहीं कमेंट बॉक्स में, सीधा हमने आंसर बता दिया क्या रहेगा आपका, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो आपका ज्यादा बड़ा तो नहीं जा रहा है, देख लेते हैं, नहीं जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती पशु निम्नलिखित में से किसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पशु को निम्नलिखित में से कौन सी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। या विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अलाउड टू ए प्रेग्नेंट एनिमल टू मिक्स अदर विथ अदर एनिमल्स दैट हैव अबाउट, ऐसे पशुओं से मिलाना, जो पशुओं के झुंड में मिलाना जिनने क्या किया भैया, इनका एबॉर्शन हो चुका हो, या फिर टू मिक्स एनिमल सफरिंग फ्रॉम ए कैरीज दिस इज लाइक ब्रुसेलोसिस, ऐसे पशुओं के साथ रखना जिनको क्या हो भैया, ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियां हो या उससे पीड़ित हो। जानवरों के साथ घुलने मिलने के लिए छोड़ देना, या अन्य जानवरों से लड़ाई के लिए छोड़ देना। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ऑप्शन सत्य है, इस ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके पहले वाला हमने राइट बता दिया, लेकिन ये वाला हमें कहाँ पर चाहिए भाई साहब, कमेंट बॉक्स के अंदर आपसे चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा क्वेश्चन नंबर 25? क्या है? कथन दूध देने के बाद या उस दौरान कॉन्सेंट्रेट मिक्स खिलाया जाता है। कथन सत्य है या असत्य है ये पूछ रहा है, ठीक है। या दुग्ध दोहन के पहले खरबरा चारा, खरबरा नहीं हरा चारा, कौन सा चारा भाई साहब? हरा चारा खिलाया जाता है। और इसमें सत्य क्या है ये अपने को बताना है। स्टेटमेंट पहला है कॉन्सेंट्रेट मिक्स फेड आफ्टर और ड्यूरिंग मिल्किंग। कॉन्सेंट्रेट दूध निकालते टाइम पर अपन देते हैं या फिर निकालने के बाद देते हैं, ये पूछा है। दूसरे में रफेज बिफोर मिल्किंग, हरा चारा दूध देने के, दूध निकालने के पहले। ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन अपने को आंसर क्या है भाई साहब इसका? कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नहीं, बोथ बी एंड ए आर फॉल्स, दोनों कथन असत्य है। ना तो दौरान देंगे ना उसके पहले बाद में देंगे, पहले आराम से शांति से। हरा चारा भैया पहले नहीं खिलाना है, बहुत पहले खिला देना है। समय समय के अनुसार सबका क्या होता है, एनिमल फीड नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें हम सब कुछ हम पढ़ते हैं कि भाई सब पशुओं को कब किस प्रकार का चारा और किस प्रकार का राशन कब देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट कब देंगे, हरा चारा कब देंगे, सारी चीजें दिखाई उसमें हमें हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मिल्किंग शुड बी डन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मिल्किंग किसके द्वारा की जानी चाहिए? तो सीधी बात है भाई साहब, आप यदि अंगूठे का उपयोग करोगे और अनामिका का उपयोग करोगे तो वो कौन सी क्या हो जाएगा पशु को? भाई साहब सीधी बात है, याद रखना कि पशु का जो थन है कड़े हो सकते हैं, पूर्ण दूध नहीं देगा पशु। लेकिन भाई यदि आपने क्या करा, पूर्ण हस्त दोहन करा, क्या करा? पूर्ण हस्त दोहन। पूर्ण हस्त दोहन का मतलब क्या है भाई साहब? पूरा ही 4 अंगुली और हथेली अंगूठा ऊपर ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, दूध निकाल रहे हो। इस मेथड को अपन किस नाम से जानते हैं? अंगूठा ऊपर तो पूर्ण हस्त दोहन, अंगूठा अंदर तो अंगूठा विधि नकलिंग मेथड, बाहर तो फिस्टिंग मेथड, मतलब पूर्ण हस्त दोहन मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। इस विधि में पशु पूरा संपूर्ण दूध देता है। संपूर्ण दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और सबसे बेकार विधि दुग्ध उत्पादन, दुग्ध निकालने के लिए मिल्किंग की मेथड यदि कोई सी है उसे अंगूठा विधि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ज्यादा हम सीरियस होने के बजाय, है ना। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क? भैया दूध का पृष्ठ तनाव कितना होता है भाई साहब? तो सीधा सीधा बोल दूं, उल्टा नहीं जाना, 54.5 डायंस। 54.5 डायंस पर सेंटीमीटर क्या होता है? दूध का पृष्ठ तनाव भाई साहब होता है। अगला क्वेश्चन हम निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, विच जाता है ना। देखते हैं भाई साहब क्या, विच ट्रेड्स आर द मोस्ट हैवी वेटेड, या है ना कौन सी लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है? हैवी वेटेड का मतलब क्या होता है? कौन सा लक्षण होता है जो दुधारू पशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? कौन सी चीज है, कौन सा अंग होता है जो दुधारू पशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भाई साहब पीठ, पाँव होंगे तभी खड़ा हो पाएगा, मिल्किंग कर पाएंगे नहीं। हाँ सही है, लेकिन फिर भी ये नहीं माना जाएगा। अडर, टीट, क्या बोलेंगे इसको? टीट। अडर की बजाय क्या बोलेंगे? टीट या फिर थन। क्या बोलेंगे? टीट या फिर थन, अडर नहीं, ठीक है। फ्रेम या चौकटा, तो राइट आंसर पहले ही बता दिया तो आगे बढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं जाना है। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपोजिंग द मैश फीड टू हीट ट्रीटमेंट अंडर प्रेशर? तो दबाव जो होता है, क्या होता है भैया? दबाव में ताप उपचार। दबाव में ताप उपचार के लिए निम्न में से कौन सी विधि आपके द्वारा अपने द्वारा अपनाई जाती है? तो दबाव में ताप उपचार की बात जब की जा रही है तो पैलेट फीड जो मेथड होती है, मतलब गोली विधि, कौन सी विधि? पैलेट फीड मेथड का उपयोग दोस्तों किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैंक्स परफॉर्म बेस्ट टाइप पास्चुराइजेशन? सीधी बात है, बेस्ट टाइप पास्चुराइजेशन की बात चल रही है। इसमें देखिए बेस्ट टाइप के लिए कौन सा आ रहा है? क्रीम एजिंग वेट। कौन सा? क्रीम एजिंग वेट इसका क्या रहेगा? राइट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड वैक्यूम पेन? किसको वैक्यूम पेन के नाम से भी, निर्वात पेन के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई साहब सीधी बात, बेस्ट टाइप मिल्क इवापोरेटर, बेस्ट प्रकार के दूध इवापोरेटर इसके लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं या फिर वैक्यूम पेन माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। 31 में क्या लिखा हुआ? व्हाट रेफर्स टू द सेग्रेगेशन ऑफ apparently
healthy animals, especially animals being brought into the herd for the first time. It covers a period of 30 days and covers almost all disease. मतलब सीधी बात है भैया, जब कोई किसी नए पशु को खरीदा जाता है तो उस पशु को आप जब क्या कर रहे हो कि झुंड में मिलाते हो, उसके पहले क्या चीजें देखोगे कि वो पशु सही है या नहीं है। ठीक है, उस पशु में किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, बीमारी से लड़ने की उसके अंदर शक्ति है या नहीं है, और सस्पेक्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें देखने के लिए कुछ समय के लिए उस पशु को अलग रखा जाता है। जो 30 to 40 डेज का टाइम होता है, कितना होता है 30 to 40 डेज का टाइम ये होता है। इस टाइम को हम भैया कोविड में भी क्वारंटाइन बोलते थे और पशु के लिए भी क्वारंटाइन ही बोलते थे। हमारा 21 दिनों का होता था, तो इनका इनका क्या भैया 30 से 40 दिनों का होता है, चाहिए 14 से 21 दिनों का होता था। ठीक है, अब फिक्स नहीं है 21 का, वो 14 से 21 दिनों का होता है, और पशु का 30 से 40 दिनों का, जिसे हम क्वारंटाइन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम समझते हैं भैया तो पशु कठोर दिनों में कठोर समस्या यदि होगी, बीमारी होगी, तो उससे लड़ पाएगा या फिर नहीं लड़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन डिसीज इन गोट। भैया गोट में किसमें, गोट के अंदर कौन सी बीमारी कॉमन नहीं है, तो भाई सब याद रखना। माइस्टाइटिस भी होती है, फुट रॉट भी होती है, ब्रुसोलोसिस भी, लेकिन स्वाइन फ्लू इसकी कॉमन बीमारी नहीं है, इसकी सामान्य बीमारी नहीं मानी जाती। अगले में बढ़ेंगे भाई साहब, अगला क्या है आपका, एंथ्रेक्स रोग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। कौन सा, एंथ्रेक्स रोग भाई साहब। ठीक है, तो एंथ्रेक्स रोग जो होता है भैया बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिप डिसीज। इनमें से कौन सी भेड़ की बीमारी नहीं है। तो भाई साहब ये कुत्ते की बीमारी भेड़ की बीमारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेबीज का वायरस जो होता है डॉग के अंदर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कुत्ते की जो बीमारी है भेड़, उसकी बीमारी आपकी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं आपको। फेरोमोन्स, फेरोमोन हार्मोन जानते हो क्या होता है भैया, नर को अपनी ओर आकर्षित करने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, जो चींटियों में अधिक पाया जाता है। फेरोमोन आर केमिकल कंपाउंड्स दैट एलो कम्युनिकेशन अमंग एनिमल थ्रू दी। ठीक है, किसके द्वारा फेरोमोन, फेरोमोन हार्मोन जो होता है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फेरोमोन रसायन किसके माध्यम से जानवरों के बीच संचार की अनुमति देता है। संचार मतलब अट्रैक्ट करना, तो यह घ्राण तंत्र, ऑल फैक्ट्री सिस्टम या घ्राण तंत्र ही क्या होता है, इसके लिए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, दे आर मीडियम साइज कॉम्पैक्ट एनिमल्स विथ क्लीन लिम्स एंड गुड फीट, आइडेंटिफाइड द ब्रीड। इनमें से कौन से हैं जो सुसंगठित होते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, साफ अंग के होते हैं। तो भाई साहब कुछ भी याद नहीं रखना है, थार पार कर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When the bull is heavy and cow is small, बुल तो हैवी है, गाय जो है स्मॉल है, तो भाई साहब किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, तो सर्विस प्राइस जो होती है, सेवा पालन मेथड का उपयोग इसमें अपना किया जाता है। कौन सी मेथड, सेवा पालन मेथड का उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कि कौन सी नस्लें केवल बछड़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, विच ब्रीड्स आर प्रोड्यूस मिल्क जस्ट, ब्रीड्स प्रोड्यूस मिल्क जस्ट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ काउस। तो भैया कौन सी ड्रॉट पर्पस या फिर आप बोल सकते हो भारवाही जो नस्लें होती है, इन नस्लों का उपयोग इसमें किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, रंग, शरीर, आकार, वजन, अन्य विशेषताओं वाली मुर्गियों के लिए स्थापित समूह को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, नस्ल बोलते हैं। इसमें ही अलग अलग नस्लें रंग, रूप, आकार, शरीर, वजन के अनुसार अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 41, गर्भधारण के दौरान भ्रूण तेजी से विकास करता है, इस अवधि के दौरान गायों को उदर आहार की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आहार की आवश्यकता लास्ट 2 मंथ में पड़ती है भाई साहब, कब होती है, पिछले आखिरी 2 महीने में, लास्ट 2 मंथ मतलब कि आखिरी 2 महीने में पड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूँ आपको। द हेरिटेबल डिफरेंस आर कॉल्ड। ठीक है, तो उस हेरिटेबल डिफरेंस कोई बदलाव या वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या है अगला क्वेश्चन आपका, जानवर के रूप, आकृति, आकार इत्यादि वांछित जीन, क्या वर्ड आ गया भाई साहब, यहाँ पर जीन वर्ड आ गया। कौन सा, वांछित जीन। जीन को बनाए रखने के लिए जानवरों का चयन समान रूप से करना क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। क्या, सॉरी, फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, जीन वर्ड आया, जीन में क्या रहेगा, फिनोटाइप, क्योंकि बात कहाँ पे क्या किस चीज की हो गई भाई साहब, इसमें
जीन के वांछित गुणों को बनाए रखना। जीनोटाइप मतलब केवल जीनों के जो आपका वंशावली के गुण थे उसको, लेकिन यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स। फिनोटाइप को क्या कर रहे हैं अपन भैया, पूरा ही स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, अगले की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, द नेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए जाल की आवश्यकता होती है? कौन से जाल की? जाल घोंसले की आवश्यकता होती है। तो कौन से भैया? पेडिग्री ब्रीडिंग में, मतलब वंशावली जो प्रजनन होता है इसमें इसकी आवश्यकता होती है। अगला, जब सामान्य जानवरों का संकरण किया जाता है तो कभी कभी दो माता पिता द्वारा कुछ जीनों के संयोजन के लिए उत्कृष्ट गुणों वाली जीव उत्पन्न किया जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया? क्रॉसिंग ओवर नहीं, श्रेष्ठता की भावना नहीं, प्रभाव नहीं, निकिंग। किस नाम से? निकिंग के नाम से इसको जाना जाता है। Which of the following is breeding with close relatives like father and daughter? मतलब सीधी बात है, पिता और पुत्री में यदि क्या हो रहा है, पिता और पुत्री में यदि क्या हो रहा है, ब्रीडिंग हो रही है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? इन ब्रीडिंग। इसके नाम से इन ब्रीडिंग, क्योंकि भैया बहुत क्लोज संबंधों में, पास के संबंधों में ब्रीडिंग होती है, तो उसको इन ब्रीडिंग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पेरेंटल ब्राइलर स्टॉक में सप्ताह की आयु में चयनित नर वंश और मादा वंश शामिल होते हैं। तो भैया इनकी आयु क्या होती है? 8 मंथ गलत, 2 मंथ गलत, 2 वीक्स गलत, 8 वीक्स की होती है। 8 मंथ याद नहीं रखना, 8 वीक्स की इनकी एज होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ लूज हाउसिंग? कौन सा डिले आवास का क्या नहीं है भैया? लाभ नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज चीपर, निर्माण में क्या लागत कम आती। देयर इज कंपटीशन फॉर फीड, चारे के लिए क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। क्या आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज कन्वेंट, है ना? तो कौन सा पारंपरिक खलियान भैया स्ट्रेचिंग के लिए खलियान का उदाहरण है? भैया अलग दूध दोहने के खलियान की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए क्या नहीं होती भैया? इसमें अलग दूध दोहन के खलियान की आवश्यकता अपने को नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाय की दूध पैदा करने की क्षमता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? जो गाय है यदि दुग्ध उत्पादन ज्यादा कर रही है तो इसकी क्षमता किस पे ज्यादा निर्भर करेगी भाई साहब? इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस क्या होता है? वो गुण, वे गुण जो कि अपने माता पिता से लिए जा रहे हैं, माता पिता में वे अच्छे गुण जो माता पिता के अंदर थे और संतान के अंदर ही आ गए हैं, उन्हें इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बढ़ेंगे आगे की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम उत्तेजना देना या दूध को पीते बछड़े द्वारा दी गई उत्तेजना के समान जिसके कारण दूध नीचे आता? सीधी बात है, दूध का लैक्टेशन या दूध का पसवाना किसके द्वारा होता है? तो भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि कहाँ? पीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। भैया पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? कहाँ होती है? सबसे पीछे वाले भाग में। पीछे कौन सा वाला पीछे वाला भाग भैया? हेड का। किसका? हेड का, जिसको हम पोस्टरियल पार्ट ऑफ हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टेरियल, पोस्टेरियल पार्ट ऑफ हेड के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबलॉग कैविटी दैट सर्व्स एज द, एक मिनट है ना, सर्व्स एज द रिजर्वर ऑफ और मिल्क। ठीक है, रिजर्वर फॉर मिल्क। रिजर्वर का मतलब क्या होता है भाई साहब? इकट्ठा करके रखना। इकट्ठा करने का काम दुग्ध क्षरणशील तंतु करता है, जिसको हम एब्बुलर कोश के नाम से जानते हैं, जिसमें दूध का कुंड लिखा हुआ है। मिल्क कंसिस्टेंट या दूध का होज या दुग्ध कुंड या फिर एब्बुलर कोश या दुग्ध क्षरणशील तंतु जिसको अपन कहते हैं, यही आयताकार भाग है जिससे दूध क्या होता है? क्षरण क्षरित होकर रिस रिस कर धीरे धीरे थनों तक आने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूँ आपको। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर 50 क्वेश्चन का बोल के 55 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि भाई साहब जो 9 जून का पेपर था उसमें एनिमल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन, क्रॉप साइंस से कम क्वेश्चन उठाए गए थे। होता है पीसीएमबी में भी कई बार बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन ले लिए जाते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स से कम क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। वैसे अपने साथ हुआ, एनिमल साइंस में ज्यादा क्वेश्चन ले लिए, अच्छी बात है, बेनिफिशियल था, अच्छा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध देने की बाल्टी का आकार कैसा होना चाहिए? तो भाई साहब ओपन बकेट नहीं, यूटेंसिल्स नहीं, डोम शेप्ड। कैसी होनी चाहिए भैया? डोम शेप्ड बाल्टी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं आपको। दूध के विशिष्ट गुरुत्व के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? किसकी बात हो रही है? विशिष्ट गुरुत्व की बात हो रही है। स्पेसिफिक
ग्रेविटी की बात हो रही है, लोअर द टेम्परेचर लेस देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूध के पानी से भारी, दूध का वैसे ग्रोथ 1.101 से 1.038 होता है, यह तापमान के साथ बदलता रहता है। क्या सही है? तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं आपको, नहीं चले अगले की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बजाय अपन अगले पीवाईक्यू की सीरीज पर चलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 2023 की लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज मिलेगी, जिसमें 2023 में आपका जो आपको डाटा था, क्या क्वेश्चन आपसे किए गए थे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।